ऐसा यूनिट जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, एफटीएस यूनिट। उसके बाद आया ऐसा यूनिट जिसको कहते हैं इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल यूनिट, जो पूरा इंटरनेशनल में एक्सेप्ट किया गया है, इसको बोलते हैं ऐसा यूनिट। जैसे लेंथ का यूनिट होता है मीटर, टाइम का सेकंड, फोर्स का न्यूटन, ये होता है ऐसा यूनिट में होता है जो पूरा इंटरनेशनल इसको एक्सेप्ट करता है। जैसे पहले हुआ करते थे कि कोई चीज़ बोलता था, कोई अदर गया तो बोलता हमको 1 सेंटीमीटर को कपड़ा दो बोलता है, कोई 1 मीटर। पहले अदर अदर हम यूजेस करते थे सिस्टम्स, मतलब यूनिट। तो लेकिन अब हुआ कि इंटरनेशनल यूनिट एक बनाया गया जो कि पूरा इंटरनेशनल को मानना पड़ता है कि लेंथ को हम मीटर में ही मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में ही मेजर करेंगे, और फोर्स का न्यूटन होता है। उसके बाद आता है डायमेंशंस। पहला बात तो डायमेंशंस होता क्या है ये हम लोग जानना है। आप लोग को जैसे बता चुका हूं कि एक होता था डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी जो कि 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती थी। ये होता था डेराइव्ड क्वांटिटी। जितने भी दुनिया में क्वांटिटीज है वो सब यानी 7 क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती थी। तो जैसे कि डायमेंशन बताता है कि जैसे कोई भी ड्राइव क्वांटिटी मान लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी आपको पता है कि वेलोसिटी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जिसको एक तरह का डिस्टेंस है, और टाइम, दोनों आपको पता है कि एक फंडामेंटल यूनिट्स है, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 तरह की होती है, आपको बता चुका हूँ। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये वेलोसिटी कितने टाइम्स डिपेंड कर रही है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, यही बताता है डायमेंशन। डायमेंशन बताता है कि जो भी हमारे क्वांटिटीज है, जैसे जो भी ड्राइव, जितना भी दुनिया में ड्राइव क्वांटिटीज है, वही इन्हीं 7 क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है। वही 7 क्वांटिटी कितने टाइम्स डिपेंड कर रही है, जैसे हमारे मास कितने टाइम्स डिपेंड कर रही है, लेंथ कितने टाइम्स डिपेंड कर रही, वही बताता है डायमेंशन। जैसे डायमेंशन का यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि बता चुके हैं, जिसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और यूनिट होता है, आर द पावर टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी। यहाँ बेस क्वांटिटी लिखा हुआ है। बेस क्वांटिटी मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि 7 तरह की होती है, जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, आर रेस्ड टू रिप्रेजेंट अ डेराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। जैसे कि वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम इज गुड, तीनों एक तरह की लेंथ है, तो एल इंटू एल इंटू एल इंटू एल इजल टू एल का क्यूब। अब हम जो डायमेंशन है वो एक डब्बा में जैसे कि बड़ा ब्रैकेट में रखते हैं, ये डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन है। तो वॉल्यूम का हो गया एल का क्यूब, यही होगा। बट जो हम लोग डायमेंशन है वो बेसिक क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसके टर्म में लिखते हैं, जो कि 7 तरह की होती है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब 5-7 तरह की होती थी। तो उसी के टर्म में हमको रिप्रेजेंट करना होता है, तो कितने टाइम्स डिपेंड कर रही है वो बताता है। जैसे कि वॉल्यूम एक तरह का आपका डेराइव्ड क्वांटिटी है, वो जरूर मिलके बनी होगी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी पे, तो कितने टाइम से डिपेंड कर रही है फंडामेंटल क्वांटिटी पे, वही बताता है डायमेंशन। जैसे वॉल्यूम का तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों एक तरह की लेंथ है, तो ये लेंथ पर 3 टाइम्स डिपेंड कर रही है, ये बता रहा हमारा डायमेंशन। तो 3 टाइम्स डिपेंड कर रही है, और मास और टाइम पे तो कुछ भी डिपेंड नहीं कर रही है, और भी अदर रेस्ट जो भी 4 बचे हुए हमारे क्वांटिटी फंडामेंटल उस पर भी डिपेंड नहीं कर रही है, तो सबका पावर हम 0 डाल दिए। और लेंथ में 3 टाइम डिपेंड कर रही है, तो इसका पावर हम 3 डाल दिए, ये होगा डायमेंशन। और जैसे फिर वेलोसिटी, उसका भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट की एक तरह का लेंथ है, जो कि लेंथ यहाँ पर लिखे हुए हम लोग। टाइम, टाइम तो लेंथ किस पर डिपेंड कर रही है,
मास पे तो इसमें डिपेंड नहीं करी, मास यहाँ पर है ही नहीं, तो मास का पावर 0 लिखे। लेंथ का 1 टाइम डिपेंड करी तो 1 लिखे। टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब उसको बट्टा में है, तो उसको -1 लिखे। ये होता है डायमेंशन, कितना टाइम से डिपेंड कर रहा हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, यही बताता है डायमेंशन। क्योंकि दुनिया में जितने भी क्वांटिटीज है यही 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती है, तो कितने टाइम से डिपेंड कर रही है यही बताता है हमारा डायमेंशन। उसके बाद जैसे एक और भी जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अभी अभी हम लोग वेलोसिटी देख चुके हैं, m0 l⁻⁻1, यही था हमारा वेलोसिटी का क्या बोलते हैं डायमेंशन, और यहाँ पर डिवाइड बाय टाइम। तो वही सेम एक्सेलरेशन के जैसे m पे तो डिपेंड नहीं कर रही 0, l पे 1 टाइम्स, और t पे देखते हैं t-1 यहाँ पर है और ये +1 है, और नीचे वाला +1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 -1 = -2। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायमेंशन बनता है m0 l1 t⁻⁻2, और डायमेंशन को हम एक बड़ा ब्रैकेट में रखते हैं। फिर फोर्स का ले लेते हैं। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का m लिखें, एक्सेलरेशन का भी अभी हम लोग डायमेंशन निकाल चुके हैं ये वाला टर्म, तो इसको हम यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, l1 t⁻⁻2, और m यहाँ पर एक टाइम्स है तो m का पावर 1 l का पावर 1 t⁻⁻2, ये डायमेंशन फार्मूला हो गया फोर्स का। अब जैसे डायमेंशन तो हम लोग पढ़ लिए, उसका यूज कहाँ करें ये भी एक बात आता है। यूज हम बहुत जगह कर सकते हैं, जैसे कन्वर्ट करने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। जैसे कि आपको बता चुके हैं 2-3 तरह का सिस्टम होते हैं, FTS सिस्टम, फिर आपका CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, SI यूनिट। तो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। जैसे मान लेते हैं 1 न्यूटन, न्यूटन क्या है, फोर्स का SI यूनिट है, और इनटू डाइन है एक CGS यूनिट जो कि फोर्स का होता है, तो हमको SI से CGS में जाना है। अब फोर्स का डायमेंशन आपको बता चुके हैं, m1 l1 t⁻⁻2, वही हम फॉर्मूला यहाँ डायमेंशन लिख दिए। और यहाँ पर जो हम लोग m1 लिखे 1 kg, वो हम लोग SI यूनिट के लिए इस लाइन में लिखे, जितना भी इस लाइन में लिखे सब SI यूनिट के लिए लिखे। m1 1 kg क्या है आपका SI यूनिट में, मास का यहाँ पर m क्या है, मास डिनोट कर रहा है, l आपका लेंथ डिनोट कर रहा है, t टाइम डिनोट कर रहा है। तो हमारा पहले SI यूनिट में लिख देते हैं, मास का kg होता है, लेंथ का मीटर होता है, t टाइम का सेकंड होता है, और n1 जो हम लोग 1 न्यूटन है, ये हो गया। अब इसी टर्म को हमको फिर CGS में भी लिखना है, तो m2 लिख लेते हैं 1 ग्राम, क्योंकि जो हमारा ये है क्या बोलते हैं उसको, मास का यूनिट होता है CGS में ग्राम होता है, लेंथ का सेंटीमीटर होता है, टाइम का सेकंड ही होता है, और जो फोर्स है उसका डाइन होता है। तो ये यहाँ पर लिखे हैं m1 1 kg, l1 1 मीटर, t1 1 सेकेंड, n1 1 न्यूटन, m2 1 ग्राम, l2 1 सेंटीमीटर, t2 1 सेकेंड, n2 नंबर्स ऑफ डाइन। हम हमारा बताता है कैसे कन्वर्ट करना। तो जो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता था, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, यही बताया गया था। उसके पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे जो कि मैग्नीट्यूड, जैसे 1 2 3 जो भी काउंटिंग नंबर वो सब होंगे, और कुछ यूनिट होगा जो भी CGS SI कुछ भी यूनिट हो सकता है, तो वही दोनों बराबर होंगे डायमेंशन तौर पे। तो n2 इंटू U2 फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू ये होगा n1 इंटू U1। तो यहाँ से हम n2 का n2 लिख रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोग आपको बता दिए थे फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट होता है। तो यहाँ से हम लोग का न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे यूनिट का, जैसे कि CGS का है, ये CGS का है, दिस इज फॉर CGS, और दिस इज फॉर SI, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से n2 निकल सकता है, n2 इक्वल टू n1 इंटू U1 बाई U2, यही होगा। तो हम लोग यहाँ से n2 इक्वल टू लिखते हैं। अरे n1 इक्वल टू क्या था हमारा, जो SI यूनिट में 1 हम लोग को कन्वर्ट करना था 1 न्यूटन को। तो यहाँ पर क्या है
फिजिकल क्वांटिटी है। वन क्या है हम लोग का न्यूमेरिकल वैल्यू है। यूनिट क्या है, न्यूटन है, यही होता है 1 न्यूटन। तो 1 हमारा यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूटन हमारा यूनिट है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा हमारा 1, ठीक है। और न्यूटन, न्यूटन क्या है, फोर्स का। अब फोर्स का आपको बता चुके हैं कि डायमेंशन कैसे निकलेगा। F इक्वल टू एम ए होता है, आपको पहले निकाल के दिखा चुका हूँ। तो उसका होता है m1 L1 टी पावर माइनस 2, यही होता है उसका डायमेंशन। उसके बाद लिखते हैं, तो यहाँ पर मास 1 टाइम डिपेंड कर रही है। तो मास का क्या होता है, केजी होता है, 1 kg। और यहाँ पर U2 क्या हमारा CGS वाला बता रहा। तो CGS में हम लोग का मास का क्या होता है, यूनिट ग्राम होता है, 1 ग्राम डिवाइडेड बाई। और उसके बाद क्या है, लेंथ हम लोग का यही होता है ना, m1 L1 टी पावर माइनस 2। तो m को हम लोग लिख दिए मास का। उसके बाद लेंथ का लिखना है, लेंथ भी 1 टाइम डिपेंड कर रही है। लेंथ इन SI यूनिट में मीटर में होता है और CGS में सेंटीमीटर में, और टाइम दोनों में सेकंड में होता है। तो यहाँ पर आराम से हम लोग काट सकते हैं इसको। तो U2 इक्वल टू N1 इंटू 1 kg बाई 1 ग्राम का पावर 1, जो कि हमारा ये डायमेंशन से निकला। कितने पावर में डिपेंड करे, कितना उसका पावर्स है, ये हमारा डायमेंशन बता दिया। उसके बाद हम लोग का लेंथ भी 1 बार डिपेंड कर रही है, 1 उसका पावर 1 है। तो 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर का पावर 1, और सेकंड इनवर्सली 2 टर्म से डिवाइड कर रही है। तो 1 सेकंड बाई 1 सेकंड इनवर्सली 2। तो N2 इक्वल टू 1 का 1 आ गया। अब हम लोग को कन्वर्ट करना है। जो ये हमारा N2 क्या है, CGS में। देखिए CGS हम लोग यहाँ पर माने N2 को, इसको हम CGS में लाना। तो ये ग्राम तो CGS में है ही। अब हमको जो kg है उसको CGS में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 1 kg इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, ये आपको पता होगा। 1 kg इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, मतलब 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होती है। तो वही हम लोग लिखे 1 kg को ग्राम के टर्म में 10⁻³ ग्राम, और यहाँ पर बाई 1 ग्राम। उसी तरह यहाँ पर सेंटीमीटर है, ये मीटर है। तो सेंटीमीटर CGS में, तो इसको हमको मीटर में मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा इन द टर्म ऑफ CGS। तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर होता है। तो वही लिखे हैं, मीटर को 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर। और यहाँ सेकंड 1 सेकंड कट गया, ऐसे ही वैल्यू 1 आ गया यहाँ पर कट के। उसके बाद N2 इक्वल टू N1 का N1 होता, N1 का वैल्यू था हमारा 1 का 1 इंटू यहाँ पर ग्राम कट गया, तो बचा गया 10⁻3। तो ये 10⁻3 यहाँ पर उतारे। उसका सेंटीमीटर कट गया। उसका क्या होता है 10⁻2, 1 तो ऐसे ही कट गया, तो इंटू 1 कर दिया यहाँ पर, बचा 10⁻3 इंटू 10⁻2। आपको पता है कि जब सेम बेस वाले इंटू होते हैं, तो अगर दोनों का आधार सेम हो तो उसके पावर्स जुड़ जाते हैं। तो N2 इक्वल टू 10⁻3 + 2 इक्वल टू 5। तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकला, 1 न्यूटन, जो कि हमारा SI यूनिट में था। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, जो कि CGS का यूनिट होता है। ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू NU। और NU न्यूटन का वैल्यू है। U क्या है, U हमारा यूनिट है, यूनिट जो हमारा डाइन था यहाँ पर। तो ये आप लोगों को यहाँ क्लियर होगा। उसके बाद डायमेंशन जैसे कि वही मान लेते हैं, एक और एग्जाम्पल तो हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। मान लेते इस बार कन्वर्ट करते हैं 1 जूल को अर्ग में। 1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। जूल क्या है, यूनिट है। अर्ग क्या है, आपका यूनिट है CGS में। पर हमको यहाँ का न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। जैसे कि यहाँ पर N2 और U2 मान लेते ही आपका N क्या है, 1 है, U2 क्या है आपका जूल है। ये हो गया। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यही चीज से बनी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। यहाँ पर N2 N1 U1, तो यहाँ पर कितना इसका वैल्यू होती है हमको पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क। और इसका यूनिट क्या है, अर्ग है CGS में। तो आपको यहाँ पर बस N1 को फाइंड करना है, यहाँ पर यही मैंने।
यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ N1 या N2 कुछ भी। तो जैसे एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, जितने भी तरह के वर्क्स होते हैं, वर्क मतलब कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय एनीथिंग इज, अब दोनों का जो डायमेंशन होता है सेम होता है। अब वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है वर्क का, वर्क डन। फोर्स का आपको पता है डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t⁻²। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, अ काइंड ऑफ लेंथ, इनटू लेंथ कर दिए। जब सेम बेस हो तो पावर्स जुड़ जाते हैं, तो m1 का m1 रह गया, और l बेस सेम है तो पावर्स जुड़ गए, 1 1 2 हो गया, और t⁻²। तो हमारा फाइनली एनर्जी का जो डायमेंशन है m1 l⁻², और t⁻², यही निकला। अब हम लोग मान लेते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं इन द टर्म ऑफ एसआई यूनिट, उसके बाद इन द टर्म ऑफ सीजीएस यूनिट। तो m1 मान लेते हैं इन द टर्म ऑफ एसआई यूनिट। मास का क्या होता है आपका, मास का तो केजी होता पता है, लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, n1 1 जूल मान लिए। और m2 क्या होता है, m2 हम सीजीएस में ले रहे हैं, जो कि है 1 ग्राम, मास का ग्राम होता है, लेंथ का सेंटीमीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है। n2 क्या, नंबर ऑफ अर्ग्स, अर्ग्स होता है आपका सीजीएस यूनिट में, वर्क एनर्जी का यूनिट होता है। तो फिर से n2 u2 इज इक्वल टू n1 u1। तो हम लोग इसको मान लेते हैं सीजीएस, इसको मान लेते हैं एसआई, इसको एसआई यूनिट, इसको सीजीएस मान सकते हैं इसको। तो n2 हम निकाल सकते हैं, n2 इज इक्वल टू n1 इंटू u1 डिवाइड में आ जाएगा u2। तो n2 इज इक्वल क्या होगा, n1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमने इसको सीजीएस माने, एसआई यूनिट माने n1 u1 को। तो एसआई यूनिट क्या है, 1 जूल है। तो 1 क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है n1, जूल क्या है u1 जो कि हमारा यूनिट है, ठीक है। तो 1 का 1 लिख दिया यहाँ पर, इनटू अब जूल है, जो इसका आपको जूल किसका होता है, एनर्जी का होता है। तो एनर्जी का हम यहाँ पर डायमेंशन निकाल चुके हैं। एम मास पर कितना टाइम डिपेंड कर रही है, 1 टाइम्स, ठीक है। तो 1 टाइम्स लिखे यहाँ पर। लेंथ पे कितना टाइम डिपेंड करे, 2 टाइम्स, यहाँ पर 2 टाइम्स लिखे। टाइम पे इनवर्सली 2 टाइम्स, तो इनवर्सली 2 टाइम्स लिखे, -2, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग सबसे पहले u1 है, u1 किसका एसआई में, तो एसआई में मास का आपका यूनिट होता है केजी, 1 kg। और उसके नीचे u2 है, u2 क्या सीजीएस लिए, और मास का सीजीएस में ग्राम होता है, 1 kg बाई 1 ग्राम का पावर 1। पावर 1 कैसे है आपको पता है, यहाँ पर मास 1 टाइम्स डिपेंड कर रही है, इसलिए पावर यहाँ पर 1 आया। उसके बाद L2 है, लेंथ, लेंथ का आपको ऐसा यूनिट पता होगा, मीटर होता है। तो 1 मीटर जो u1 में माने हम लोग, u2 में क्या है सीजीएस है, सीजीएस में क्या होता है लेंथ का सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर पावर 2 कैसे है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डायमेंशन निकला m1 l⁻², यहाँ पर पावर भी हम लोग को 2 देना पड़ेगा, l का पावर। उसके बाद टाइम, टाइम का सीजीएस में वैसे दोनों में सेम होता है, सेकंड, तो हम आराम से इसको इजीली काट सकते हैं। उसके बाद n2 इज इक्वल टू n1 इंटू, अब जो हमारा ये टर्म था 1 ग्राम, 1 ग्राम आपका था सीजीएस में, और ये 1 kg एसआई में। तो जो ये एसआई में था 1 kg, उसको हम सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम होता है। तो ये केजी का टर्म हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम, तो ग्राम ग्राम इजिली कट गया। उसके बाद जो ये मीटर है उसको सेंटीमीटर चेंज करते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर का पावर 2, ये मैन याद रखना है, इसका पावर इंटू 1, क्योंकि सेकंड कट गया यहाँ पर। तो n2 इज इक्वल टू, ये हमारे 1 इंटू 10⁻³, ठीक है, आगे यहाँ पर इंटू, बट यहाँ बहुत आदमी गलत कर देते हैं, यहाँ 10⁻² है तो यहाँ 10⁻² उतारते हैं, बट ये जो 2 है इसको छोड़ देते हैं, तो ये 2 यहाँ पर आएगा जिसके पावर में, जो L के पावर में था हमारा। तो n2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ इंटू, अब दोनों यहाँ पर गुना हो जाएंगे, 10⁻² इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो कैसे ना आएगा, जब बेस समान हो, जब बेस सेम हो, 10 इंटू 10 का पावर ऐड हो जाते हैं,
तो 10⁻³ प्लस 4 इजल टू 10⁻7। तो हमारा फाइनल निकल के आ रहा 1 जूल इजल टू 10⁻7 अर्ग। जूल आपका ऐसा यूनिट में, अर्ग आपका सीजीएस यूनिट में। ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आपका देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये आपका यूनिट, ये आपका केस में एसआई यूनिट में, एसआई में है, ठीक है। और ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये आपका यूनिट है। बट ये टर्म किस में है, सीजीएस सिस्टम में। उसके बाद डायमेंशन के और भी काम होता है, जैसे कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरिएशन फार्मूलाज। जैसे कोई भी फार्मूला है, जैसे एफ इजल टाइम में, फिर आपका वर्क डन इजल टू एफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितने फार्मूले हैं उसको हम चेक कर सकते हैं वो सही है या नहीं। बट उसको चेक करने के लिए पहले हमको एक प्रिंसिपल जानना होगा, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये कहता है कि जैसे हम कोई भी दुकान में गए, ठीक है, तो दुकान में गए, बोलते हैं कि 1 केजी चावल दीजिए। अब उस चावल के साथ तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि उसमें 2 लीटर तेल भी चावल के साथ ही ऐड कर दीजिए। चावल के साथ चावल ही ऐड करते हैं, तेल के साथ तेल ही ऐड करवाते हैं, दूसरा चीज तो उसमें ऐड नहीं करते। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये कहता है कि वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर हम चावल लेने जा रहे हैं तो उसमें चावल ही ऐड करेंगे, या सब बोलेंगे डालिए या तो निकालिए। ऐसा तो नहीं कि उसमें तेल डालने बोल देंगे या साबुन डालने बोल देंगे, ऐसा नहीं होता है। जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी उससे को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर में लिखे हुए हैं 2 सेंटीमीटर प्लस 2 लीटर, ऐसा नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर ही ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, लीटर के साथ लीटर ही ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे उसका सेकंड स्टेटमेंट 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, ये करेक्ट है। सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो मीटर के साथ मीटर ही कर सकते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट। लीटर उस सब कुछ ऐड नहीं कर सकते। यही कहा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी हम सिमिलर होना चाहिए, वही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे साबुन लेने के तो उसके साथ चीनी थोड़ी मिक्स कर देंगे, चीनी है तो चीनी मिक्स कराएंगे, या तो साबुन है साबुन लेंगे तो उसके साथ। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब उसको यूज करके हम लोग कैसे चेक करते हैं बताते हैं। जैसे क्वेश्चन है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन t इजल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। ये होता है सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है, t इजल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, वेयर L इज लेंथ। L जो है लेंथ को डिनोट कर रहा है, T टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर t इजल टू 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। और इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है, पाई है, इन सब के कुछ डायमेंशन नहीं होते। जैसे 2 पाई डायमेंशन लेस होते हैं, ये सब के डायमेंशन नहीं निकाले जाते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, ये सब डायमेंशन लेस होते हैं, इन सब का डायमेंशन नहीं निकाला जाता है, नहीं निकाल सकते हम लोग। तो t इजल टू क्या होगा 2 पाई अंडर रूट L/G। तो LHS ले लेते पहले। LHS में क्या हमारा t है लेफ्ट हैंड साइड में, तो t का क्या डायमेंशन निकाल सकते हैं, t पावर 1, एक ही बार डिपेंड कर t में। या तो इसको अदर फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L0 t की पावर 1। m पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, लेंथ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये टाइम t डिपेंड नहीं कर रहा है, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड ले रहे हैं, राइट हैंड अभी नहीं देखे। लेफ्ट हैंड में हमारा ये t है, सिर्फ t खाली एक ही पे t पे डिपेंड कर रहा है, जो कि टाइम है। तो टाइम का पावर 1 आ गया, कुछ नहीं तो 1 है, मास है नहीं, लेंथ है नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी, दोनों सही है। उसके बाद हम RHS देखते हैं, जो कि है 2 पाई अंडर रूट L/G। RHS में देखते हैं 2 पाई अंडर रूट L/G। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया 2 पाई हैज नो डायमेंशन, जो कि कांस्टेंट जो भी नंबर्स है उसको डायमेंशन नहीं होता है। तो LHS में लिए अंडर रूट L/G। जी आपका बता चुके, जी जिसका डायमेंशन होता है, जी मतलब एक्सेलरेशन, L
टी की पावर -2, ये आपको बता चुका हूँ। जैसे एक्सप्रेशन होता है ना वेलोसिटी बाई टाइम, तो वेलोसिटी का होता है एल टी की पावर -1 और टी टाइम का -t, तो एल का एल रहेगा और टी की पावर -2 हो जाएगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से एल एल कट गया, 1/टी की पावर -2 बचा, टी पावर -2 बचा। और ये जब माइनस ऊपर जाएगा, ये टर्म अगर ऊपर जाएगा इसे करके, तो ये अपना साइन चेंज करता है, तो अंडर रूट टी की पावर 2 बचा। अब जब किसी चीज का रूट निकालेंगे, ये टी की पावर 2 है, तो रूट में 1 1 निकलेगा। जैसे मान लेते हैं √4 है, तो √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। जैसे मान लेते हैं 2 का स्क्वायर, ऐसे अंडर रूट लिखा हुआ, तो क्या आ जाता है 2 ही आंसर आता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, 4 का क्या निकलता है 2 निकालते हैं। उसमें तो टी का स्क्वायर था यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या निकला टी निकला हमारा। तो अब मिलाते हैं, LHS और HS दोनों सेम आया कि नहीं, इधर भी टी इधर भी टी, दोनों सही है। बस इसमें एक ही लिमिटेशन है कि जो हमारा जो कांस्टेंट है इसका हम नहीं निकाल पाते हैं। इसमें कांस्टेंट में एक्सपेरिमेंटली लाते हैं इसको हम ऐसे थ्रू डेरिवेशन थ्रू नहीं ला सकते। बस ये इसका एक लिमिटेशन है। बाकी ये ओवरव्यू ऐसे भी चेक कर सकता कि जो हमारा फॉर्मूला वो सही है कि नहीं, विदाउट कांस्टेंट, बिना कांस्टेंट का हम बता सकते हैं सही है कि नहीं। कांस्टेंट आ जाता तो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। उसके बाद एक और होता है यूज, जैसे कि इसका डायमेंशन का, कोई फॉर्मूला उसको डेराइव कर सकता है। अगर हम उनको बता दें किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, जैसे मान लेते मास पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे, लेंथ पे, किसी चीज के बता दे, इस पे अगर डिपेंड कर कोई चीज, तो उसका हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूला। जैसे क्वेश्चन है वही जो सिंपल पेंडुलम अभी हम लोग बताए हैं, T = 2π√L/g, वही फॉर्मूला हम डेराइव कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, जो हम लोग T = लिखे थे, T स्मॉल t of a simple pendulum which may depend upon mass of bob, जो कि m से डिनोट किया जा रहा है, जो भी उसका मास होगा कुछ भी, और लेंथ ऑफ पेंडुलम, जो कि उसका लेंथ होगा पेंडुलम का ऐसे से जो होता ऐसे से जो ये होते हैं उसका लेंथ, एंड एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि g, हम लोग को पता फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन फिर भी उनको डेराइव करना कैसे निकलेगा, विद सिर्फ हमको इतना बता दिया कि सिर्फ उस डिपेंड कर रहा है। अब मान लेते टी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन ले लेते, सिर्फ एज्यूम करते हैं MLG, उसका पावर ले लेते ABC। अब हमको नहीं पता इनवर्सली है डायरेक्ट क्या है, उसका पावर 1 है 2, इसको नहीं पता, बस सिर्फ एज्यूम कर लिए टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है MLG, M का पावर A, B का पावर B, L का पावर B, G का पावर C, इसका पावर कुछ भी आ सकता है 1/2 4 में कुछ भी, जहाँ ABCD है। इस सब डायमेंशन हम निकालेंगे, इस सब का डायमेंशन निकल गया तो पता चल जाएगा T = क्या आएगा। मतलब T = मतलब A = हाफ आ रहा, तो T = हम लिख सकते हैं M का हाफ, मतलब रूट में लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह हम लोग पता चल जाएगा। तो T = अंडर, अगर हम लोग हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन तो एक कांस्टेंट आता है जो कि K मान लेते हैं। T = K, M का पावर A, L का पावर B, G का पावर C, वेयर K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जो K है वो डायमेंशनलेस है, हम लोग ऐसा ज्यूम किए, ठीक है। अब T का डायमेंशन क्या होता है बताए थे, T का टाइम है, टाइम का पावर 1 रहेगा, M0 L0 टी पावर 1, इतना तो आपको क्लियर होगा। अब जो M का पावर A है तो सेम उतार, M का पावर A, L का पावर B, ये सबको हमको डायमेंशन पता है। मास, यहाँ पर M क्या मास है, मास का क्या होता है ओनली M होता है। लेंथ क्या है, इसका भी ओनली L होगा। G का हमको आपको पता है कि L1 टी पावर -2 होता है, ये आपको बता चुके हैं। जिसका पावर C लिखे, ठीक है, उसका पावर इधर M0 L0 टी पावर 1 = MA LB, इसको हम तोड़ सकते हैं, LC ऐसे होगा इसका, LC, उसके बाद T का पावर -2C, ये होगा। तो M0 L0 T1 = MA
तो एम ए एल, अब जो हमारा एल दो जा निकलता है, एक ये एल और एक ये एल, दोनों को ऐड कर देते हैं। जब अगर बेस सेम रहे तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो एल इज इक्वल टू बी प्लस सी। यहाँ पर टी का पावर, टी क्या था, टी माइनस 2c था। अब हम लोग कंपेयर करते हैं एम के साथ, ये एम को कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। ये एल के साथ ये एल को कंपेयर करेंगे, और ये टी के साथ ये टी को कंपेयर करेंगे, दोनों बराबर इक्वल मान के। तो एम का पावर 0। प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हम मास के साथ मास ही ऐड कर सकते हैं, लेंथ के साथ लेंथ ही ऐड कर सकते हैं, टाइम के साथ टाइम ही ऐड कर सकते हैं, ना कि हम स्पीड के साथ जोड़ दें मास। जैसे चीनी लेने गए दूसरे साथ बोल दे कि उसमें तेल भी मिक्स कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। चीनी के साथ चीनी मिक्स कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर मास के साथ मास ऐड कर सकते हैं, लेंथ के साथ लेंथ ऐड कर सकते हैं, टाइम के साथ टाइम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पर बराबर में इसलिए तो ये 0 इज इक्वल टू ए, ये निकला। यहाँ पर एल एल बी सी इज इक्वल टू 0, ये होगा क्योंकि ये सब खत्म। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस, यहाँ पर इतने तक अभी रखते हैं इसको। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं, -2c इज इक्वल टू टी की पावर 1, जैसे कि यहाँ से निकाले हम लोग, ठीक है। टी तो खत्म हो गया। -2c इज इक्वल टू 1, जैसे हम लोग c निकाल सकते हैं। c इज इक्वल टू 1 बाई -2c, माइनस c इज इक्वल टू 1 बाई -2, तो माइनस तो नीचे रहेगा नहीं, तो c इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर एक फॉर्मूला निकलता है b प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकाल सकते हैं b इज इक्वल टू -c, b इज इक्वल टू -c है, ठीक है। माइनस का माइनस, c का वैल्यू क्या है, -1/2, तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस माइनस खत्म, तो 1/2 बचेगा। इतना आएगा इसका वैल्यू। a का वैल्यू हम लोग क्या आया 0, b का 1/2, c का -1/2। माइनस मतलब नीचे हो, उसका कुछ भी फॉर्मूला उसको नीचे आएगा। मतलब जैसे t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k, m का पावर हम लोग a माने थे ऊपर में, जैसे देख ले तो a माने थे, l का पावर b, g का पावर c, उसे इसका वैल्यू यहाँ पर लिख देना है। m का पावर क्या आया, a का पावर 0, b का वैल्यू क्या आया 1/2, तो 1/2 लिख दिए। g का क्या आया, c था हम लोग का 1/-2 आ गया। अब k t इज इक्वल टू k, तो k कांस्टेंट है जो कि एक्सपेरिमेंटली निकाल सकता है, ऐसे नहीं इसका निकलेगा। अब देखिए l का क्या 1/2, मतलब ये रूट में आ जाएगा। कोई भी चीज 1/2 है वो रूट में आएगा। जैसे मान लेते हैं 4 है, तो 4 क्या हम लिख सकते हैं, इसका रूट से निकाला तो 2 निकलेगा। 2 का पावर 2 1/2 है, 4 का पावर 1/2 है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं ओनली, या तो √4 लिखिए, ये लिख सकते हैं हम। तो उसी तरह यहाँ पर l का पावर 1/2 है, जिसको रूट में ले लिए l, और जब ये g का पावर -1/2 माइनस में है, तो ये इसका नीचे आएगा, इस बेस के नीचे आएगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, नीचे आया तो माइनस आएगा। ये इसका फॉर्मूला निकलेगा t इज इक्वल टू k √l/g, बट k का वैल्यू क्या आएगा ये हम लोग नहीं बता सकते इस डायमेंशन फॉर्मूला थ्रू, ये एक्सपेरिमेंटली 2π निकाला गया। तो t इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा 2π √l/g। ये हम लोग फॉर्मूला अब डेराइव भी कर दिए, निकाल दिए थ्रू डायमेंशन। और पहले वाले पार्ट में आपको बताए थे कि उसके थ्रू हम लोग सही किए थे, चेक किए थे सही है या नहीं है। लास्ट में यही आपका फॉर्मूला निकलेगा, t इज इक्वल टू 2π √l/g, यही निकलेगा। और इसके पहले वाले पार्ट में जिसमें हम लोग चेक कर रहे थे फॉर्मूला सही है कि नहीं, तो यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS बराबर आया था, तो ये फॉर्मूला सही है। तो यही होता है डायमेंशन, कैसे कैसे डायमेंशन का यूज करें, डायमेंशन होता क्या है और डायमेंशन कहाँ कहाँ यूज करें, ये आपको बता दिए।